जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग चर्चा कर रहे हैं मुगल वंश और मुगल वंश में बाबर का इतिहास पढ़ चुके हैं। बाबर का जीवन परिचय और बाबर से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनके ऊपर हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हुमायूं का इतिहास। मुगल वंश के संस्थापक थे वो बाबर थे। बाबर के बाद में जो दिल्ली का उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है आपका बाबर का बड़ा पुत्र हुमायूं। तो आज हम लोग हुमायूं का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो हुमायूं का जो शासन काल था उसको भी 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में क्यों बांटा है? बाबर की मृत्यु होती है आपकी 26 दिसंबर 1530 और 26 दिसंबर 1530 के बाद में हुमायूं 29 दिसंबर, कहीं डेट आपकी 29 दिसंबर आती है, कहीं डेट आपकी 30 दिसंबर आती है। 29 दिसंबर 1530 को दिल्ली का शासक बनता है आपका हुमायूं और 1540 तक ये शासन काल बोले तो दिल्ली का सल्तनत बादशाह बोल सकते हैं। उसका शासनकाल था 1530 से 1540। 1540 के बाद में शासनकाल रुका क्यों है? 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है शेर खां या शेर शाह सूरी के साथ में, जिसमें हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है और भारत छोड़कर यहाँ से भागना पड़ता है। और भारत देश से 15 साल बाद में 15 वर्ष भाई 1540 से लेकर 1555 तक की हम बात करें, वो सिंध प्रांत की बात कर लें, पाकिस्तान के उसी क्षेत्र में वो संघर्ष करता है और 1555 में वो भारत पर पुनः विजय प्राप्त करता है और 1556 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उसका शासनकाल हमने 2 भागों में बांटा है, 1530 से 1540। 1540 में शेर शाह बोले जो शेर खां था उसने शेर शाह की उपाधि ली थी। शेर शाह सूरी के साथ में जो कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था 1540 में, जिसमें हुमायूं की हार होती है, वो हार होने के बाद में सिंध प्रांत की तरफ भाग जाता है या उसको यहाँ से भागना पड़ता है। और उसके बाद में 1555 में वो दिल्ली पर पुनः राज करता है और 56 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो शुरू से पढ़ते हैं एकदम आराम से, ध्यान से और एकदम शॉर्ट नोट्स के साथ में, एकदम बढ़िया तरीके से। तो बात करते हैं हुमायूं के जीवन परिचय की। जन्म की बात करें, जन्म आपका कब हुआ था? 6 मार्च 1508 में, स्थान काबुल के किले में। उस समय बाबर काबुल का शासक बोल सकते हैं। काबुल और गजनी के क्षेत्र को बाबर ने जीता था 1504 में और इसका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 में। उस समय बाबर का राज था काबुल और गजनी के क्षेत्र पर। तो उसका जन्म हुआ था काबुल के किले में। मूल नाम था हुमायूं का नसरुद्दीन मोहम्मद। और पिता की बात करें, पिता का नाम आपको पता है बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हो गया और माता का नाम महाम बेगम। वैसे तो बाबर की ऐसे इतिहासकारों का कहना 11 बेगम में थी, लेकिन यहाँ बात हो रही हुमायूं की। हुमायूं के माता का नाम था महाम बेगम, पिता आपके बाबर हो गए। भाई बहनों की हम चर्चा करें, इमेज आपके सामने दे रखी है, यही आपके थे हुमायूं, जिनके शासनकाल 1530 से 1540 और 55 से 56 तक दिल्ली में रहा था। आपका दिल्ली का बादशाह बोल सकते हैं, मुगल सम्राट का मुगल वंश का दूसरा उत्तराधिकारी। भाई बहनों की चर्चा करें, भाई बहनों की बात करें तो चर्चे आपके सामने किन के होंगे? जो इतिहास में कुछ ना कुछ उनके चर्चे होंगे। तो भाई थे उनके कामरान, अस्करी, हिंदाल। और बहन की बात करें गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं की जितनी भी जीवन गाथा है हुमायूंनामा पुस्तक में लिखा, वैसे बोल सकते हैं हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। वो हुमायूं की एक सौतेली बहन थी। मतलब बाबर के जैसे हुमायूं अलग पत्नी का पुत्र था और जो गुलबदन बेगम थे वो अलग पत्नी की पुत्री थी। तो भाई बहनों की चर्चा हमने कर ली, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अब हो सकता है उनकी बहनें और भी होगी, जैसे 11 बेगम में थी तो उनके पुत्र पुत्रियां ऐसे तो बताया जाता है 20 थी, लेकिन जो मेन हैं पुत्रों की बात है और भी पुत्र होगी, लेकिन उनके चर्चे अपने को ना तो कहीं पर पूछे जाते हैं और ना ही कहीं आज तक पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं आगे। हुमायूं को 12 वर्ष की अवस्था में बदखसा अपना बिहार का क्षेत्र था, वहां का क्या बनाया गया? सूबेदार बनाया गया था। जैसे जैसे जो बाबर अलग अलग जो कुछ हिंदू शासक थे, कुछ अफगान शासक थे, उनके साथ बाबर का युद्ध होता था। उनके युद्ध में हुमायूं भी उनके साथ में जाता था, युद्ध रणनीति सीखता था। बाबर की पिता उमर शेख की मिर्जा के बाद में फरगना का शासक मात्र 12 साल की उम्र में बनता है और हुमायूं को सूबेदार बनाते हैं
कहाँ का? बदगसा का। कितनी साल की आयु में? 12 साल की। बदगसा की बात करें जो वर्तमान में बिहार का क्षेत्र है आपका। और साम्राज्य का विभाजन की बात करें, बाबर ने अपनी बाबरनामा पुस्तक में लिखा था और कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरे साम्राज्य को अपने सभी भाइयों में बराबर भागों में बांट देना है और उत्तराधिकारी के रूप में जो बड़ा पुत्र है वो हुमायूं रहेगा। तो हुमायूं जैसे ही उत्तराधिकारी बनता है तो जो उनके जो दूसरे भाई थे उनको साम्राज्य बराबर भागों में बांट देता है। जो बात करते हैं जो दूसरा भाई था कामरान को उसने क्षेत्र दे दिया था काबुल और कंधार का, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है आपका। अस्करी भाई था उसको दे दिया था संभल का क्षेत्र, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है आपका। हिंदाल जो भाई था उसको दे दिया था मेवात का क्षेत्र, मेवात जो कि राजस्थान के अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है आपका। सुलेमान मिर्जा की बात करें जो हुमायूं के चचेरे भाई थे, उसको भी बाबर ने, जहां पहले बाबर खुद सूबेदार था बदखसा, वहां का क्षेत्र दे दिया था अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को। तो साम्राज्य का विभाजन इस प्रकार हो गया। अब आपको पता है साम्राज्य का विभाजन होगा तो सेना का भी विभाजन होगा। तो हुमायूं की सेना क्या हो जाती है? कमजोर पड़ जाती है, उतनी शक्तिशाली रह नहीं पाती सेना जितनी बाबर की थी, क्योंकि साम्राज्य 5 भागों में बंट गया आपका। एक तो हुमायूं खुद शासक है दिल्ली आगरा का, उसके बाद कामरान हो गया काबुल और कंधार का, अस्करी हो गया संभल क्षेत्र का, हिंदाल हो गया मेवात क्षेत्र का, और उसका चचेरा भाई है सुलेमान मिर्जा वो हो गया आपका बदखसा बिहार, जो वर्तमान में बिहार का क्षेत्र है वहां का। आगे बात करें राज्याभिषेक की, हुमायूं का राज्याभिषेक कब होता है? मृत्यु होती है बाबर की 26 दिसंबर 1530 को, और जब हुमायूं को उत्तर आयु होती है आपकी 22 वर्ष की आयु में 29 दिसंबर, कहीं आपको डेट 30 दिसंबर भी मिलती है, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं बाबर के बाद में दिल्ली का शासक बनता है, मुगल वंश का दूसरा उत्तराधिकारी बोल सकते हैं आप। अब हम चर्चा करते हैं हुमायूं द्वारा अपने जीवन में लड़े गए जितने भी युद्ध है उन युद्धों के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुछ युद्ध हुए हैं, कुछ में हार हुई है, कुछ में जीत हुई है, कुछ में संधि भी हुई है, तो सबके ऊपर हम लोग उसी अनुसार चर्चा करते हैं। सबसे पहला आपका हो गया कालिंजर, या कहीं का नाम कलिंजर भी आता है, कालिंजर पर आक्रमण। कालिंजर के किले पर आक्रमण कब किया था उसने? 1531 में, और वहां का शासक था आपका प्रताप रुद्रदेव। तो घेराव कर लेता है हुमायूं उस क्षेत्र को। घेराव करने के बाद में क्या होता है? युद्ध होता नहीं है, दोनों के बीच में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। प्रताप रुद्रदेव थे वो, उन्होंने जो मुगल शासक था हुमायूं उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, और जितना भी युद्ध आपको पता है कि घेराव से रखता है तो सेना में खाना पीना धन का खर्च तो होता ही है, जितनी हानि होती है धन की उससे 2-3 गुना मुगल शासक को धन दे देता है। तो यहाँ पर क्या होता है? कालिंजर का आक्रमण करता है। कब करता है हुमायूं? 1531 में। और वहां के शासक कौन थे? वहां के शासक थे आपके प्रताप रुद्रदेव, जो कि हुमायूं से क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं, और उनकी अधीनता क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद जो अगला युद्ध है आपका दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध होता है आपका 1532 में। कब होता है आपका? 1532 में होता है। यह युद्ध आपका होता है लखनऊ के पास सई नदी के किनारे हुआ था, और इसमें महमूद लोदी के बीच में हुआ था, और महमूद लोदी इसमें क्या होता है? पराजित होता है। वही महमूद लोदी है जिसका युद्ध बाबर के साथ होता है, घाघरा का युद्ध। घग्गर नदी के किनारे या घग्गर नदी के अंदर एकमात्र ऐसा युद्ध था जो नदी के अंदर लड़ा गया था, और उसमें जो महमूद लोदी है वो अफगान शासक था, जिसकी हार होती है वो बंगाल की तरफ क्या कर जाता है? भाग जाता है। जैसे बाबर की मृत्यु होती है तो फिर से मुगल शासक हुमायूं से वो युद्ध करता है। युद्ध में क्या होता है? महमूद लोदी की क्या होती है? हार होती है अपनी। और वो युद्ध कौन सा आपका? दोहरिया का युद्ध कब होता है? 1532 में। जैसे 1532 में दोहरिया का युद्ध जीतता है, जीतने के बाद में वो चुनारगढ़ का घेराव करता है। चुनारगढ़ के घेराव करने का कारण क्या था? उसके अंदर था शेर खान ने महमूद लोदी का साथ दिया था। वो युद्ध हुआ था, चुनारगढ़ का घेराव हुआ आपका 1532 में। छुप के बैठा था चुनारगढ़ के अंदर, कौन? शेर खान। तो हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले को शेर खान से क्या करना? छीनना चाहा, लेकिन अंततः दोनों के बीच में क्या होती है? संधि या समझौता होता है। समझौते में क्या होता है? जितनी भी धन की हानि होती है शेर खान के द्वारा हुमायूं को धनराशि दे दी जाती है, और साथ में जो उनका जो पुत्र था जिसका नाम था कुतुब खान, उसके साथ में एक छोटी सी सेना की टुकड़ी हुमायूं की सेवा में क्या कर देता है? भेज देता है। कौन भेज देता है? अपना शेर खान, जो कि बाद में आगे शेरशाह सूरी के रूप में विख्यात होता है, और इसी की वजह से हुमायूं को भारत देश छोड़ के भागना पड़ता है। तो यहाँ पर पुत्र की बात करें, कुतुब खान संधि में क्या होते हैं?
जितनी धन की हानि होती है उससे 2-3 गुना धन दे देता है, और उसके साथ में कुतुब खां के साथ में एक छोटी सेना की टुकड़ी को हुमायूं की सेवा में भेज दिया। परंतु शेर खां की शक्ति को न कुचलना हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी भाई। यहाँ पर उसने शेर खां की शक्ति को नहीं कुचला था, उसको ना तो पराजित किया था, उनके साथ संधि करके बहुत बड़ी भूल की थी। क्योंकि इसी के कारण हुमायूं को 1540 में कन्नौज के युद्ध में या बिलग्राम के युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है, और यहाँ से भारत छोड़कर सिंध प्रांत पाकिस्तान की ओर भागना पड़ता है। आगे हम चर्चा करते हैं बहादुर शाह से संघर्ष। बहादुर शाह जो कि गुजरात और मालवा के क्षेत्र के शासक थे। तो बहादुर शाह ये वही बहादुर शाह है, आपने चर्चा तो सुना होगा कि हुमायूं को रानी कर्मावती ने राखी भेजी थी, और हुमायूं उनका साथ नहीं, वैसे साथ तो नहीं दिया था रानी कर्मावती का। आपने वो सुना होगा, रानी कर्मावती ने जितनी भी राजपूत महिला थी उनके साथ में जोहर किया था, और वो सेनानायकों ने केसरिया धारण किया था। वो युद्ध हुआ था आपका बहादुर शाह के साथ। बहादुर शाह से युद्ध हुआ है, और उसमें वो मेवाड़ पर जीत हासिल करता है। जीत हासिल करने के बाद जैसे वो लौटता है अपना कहाँ पर, गुजरात, तो उनका आमना सामना होता है किससे, हुमायूं से। हुमायूं से जब आमना सामना होता है तो इसके अंदर बहादुर शाह की क्या होती है, हार होती है। लेकिन ध्यान रखना आप इस बात को कि 1 साल बाद में पुनः बहादुर शाह जो गुजरात और मालवा का शासक था, वो पुनः मुगलों से इस क्षेत्रों को क्या कर लेता है, स्वतंत्र करवा लेता है। तो बहादुर शाह से संघर्ष हुआ था 1535 से 36 में। गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह से हुमायूं का संघर्ष हुआ, और हुमायूं ने गुजरात और मालवा पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। परंतु 1 वर्ष से बाद में ही गुजरात मालवा को पुनः क्या कर लिया, स्वतंत्र करवा लिया। किससे, मुगलों से। आसपास की जितनी भी जनता थी उन्होंने बहादुर शाह का साथ दिया, और वहां से मुगलों को उखाड़ फेंका, और वहां पर पुनः गुजरात और मालवा के क्षेत्र को क्या करवा दिया, स्वतंत्र करवा लिया। यदि आपसे पूछे कि हुमायूं और बहादुर शाह का संघर्ष कब हुआ, 1535 और 36 में हुआ था, और बहादुर शाह कहाँ का शासक था, गुजरात और मालवा क्षेत्र का शासक था। वहां पर हुमायूं अधिक तक शासक, मुगल वंश अधिक समय तक शासन नहीं कर पाए। 1 साल बाद में पुनः बहादुर शाह ने उस क्षेत्र को मुगलों से आजाद करवा दिया। इसके बाद में होता है अपना चुनारगढ़ पर विजय। पहले तो क्या होता है, चुनारगढ़ का जो किला था उसमें उसने शेर खां से संधि कर ली, लेकिन इस बार में वो चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त करता है। कब करता है, 1538 में। हुमायूं ने चुनार के किले पर क्या कर लिया, इस बार अधिकार कर लिया, और चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं बंगाल पर भी क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। जो बंगाल का क्षेत्र है, वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल का वो क्षेत्र है आपका, उस पर भी वो क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। लेकिन पीछे से, क्योंकि अब आपको पता है कि एक युद्ध लड़ने में कम से कम 1-2 साल लगते थे, पीछे से क्या करता है, उसका छोटा भाई है वो स्वयं को आगरा का स्वतंत्र बादशाह घोषित कर देता है। हिंदाल की बात करें, उधर कहाँ, आगरा में। हिंदाल ने आगरा में स्वयं को स्वतंत्र बादशाह क्या कर देता है, घोषित कर देता है। आगरा में भी वैसे हुमायूं के कुछ सेनानायक थे, उनको मौत के घाट उतार देता है, और पीछे से स्वयं को स्वतंत्र बादशाह क्या कर देता है, घोषित कर देता है। अब जैसे ही सूचना मिलती है आपकी हुमायूं को, तो हुमायूं लौटता है अपना बंगाल का क्षेत्र जीत कर वापस दिल्ली लौट रहा था। तो दिल्ली लौटते समय बीच में आ जाता है आपका शेर खां, और शेर खां और हुमायूं के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है, चौसा का युद्ध 1539 में, जिसमें शेर खां हुमायूं को क्या करता है, पराजित करता है। चौसा का युद्ध कब हुआ आपका, 1539 में, शेर खां और मुगल बादशाह हुमायूं के मध्य, जिसमें हुमायूं की हार होती है। कहा जाता है कि दोनों सेनाएं कम से कम 2-3 महीने तक आमने सामने थी, लेकिन युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि शेर खां वेट कर रहा था बारिश के मौसम की। जैसे बारिश के मौसम में वो गंगा नदी का पानी भर गया, और रात का समय देखकर उसने हुमायूं की सेना के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और हुमायूं ने अपनी जान को बचाते हुए घोड़ी के साथ में नदी के अंदर क्या कर गया, कूद गया। तो इसमें कहा जाता है कि शेर खान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को क्या किया, पराजित किया। हुमायूं की जान एक निजाम नामक एक भिश्ती ने बचाई थी, याद रखना, निजाम नामक एक भिश्ती ने बचाई थी, जिसको आगे चलकर हुमायूं ने एक दिन का वो गुलबदन द्वारा लिखी गई हुमायूंनामा जो पुस्तक है, उसमें ऐसे भी लिखा जाता है 2 दिनों की। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग समय है, कुछ में एक दिन आ रखा है, कुछ में 2 दिन आ रखा है, कुछ इतिहासकारों को कहना है 2 घंटे के लिए, कुछ इतिहासकारों को कहना है आधे दिन के लिए उनको दिल्ली का शासक भी बनाया गया। किसको, निजाम नामक भिश्ती को, जिसने हुमायूं की जान बचाई थी।
किस युद्ध के बाद में? चौसा के युद्ध में। जैसे वो नदी के अंदर कूद जाता है, कूदने के बाद में निजाम नामक भिश्ती उसकी क्या करता है, जान बचाता है। और शेर खां खुद को उपाधि देता है शेर शाह की। याद रखना है, आपको यदि क्वेश्चन पूछ ले, शेर खां किस युद्ध के बाद में? चौसा के युद्ध के बाद में शेर शाह की क्या करता है, उपाधि धारण करता है, जिसमें हुमायूं को क्या करवाता है, वो पराजित करता है। अब शेर खां का मनोबल बढ़ गया कि ऐसे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस हुमायूं को हरा सकते हैं और भारत से इसको भगा भी सकते हैं। तो उसके बाद में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बोल सकते हैं हम लोग, वो युद्ध हुआ था आपका 1540 में। किसके साथ में? शेर खां, जो कि अब शेर शाह की उपाधि धारण कर चुका है। हुमायूं व शेर शाह सूरी के मध्य युद्ध लड़ा जाता है, जिसके अंदर हुमायूं की हार होती है और हुमायूं को भारत छोड़कर यहाँ से भागना पड़ता है। और मुगल जो शासनकाल चल रहा था यहाँ पर बीच में आपका उसका एक बार अंत हो जाता है। कहने मतलब बाद में जरूर शासनकाल वापस आता है, लेकिन एक बार के लिए यहाँ से मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाता है आपका। हुमायूं को शेर शाह ने यहाँ पर क्या किया, पराजित किया और दिल्ली पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और हुमायूं जो सिंध मतलब पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है उस साइड में क्या कर गया, जान बचाकर वहां से भाग गया अपना उस क्षेत्र में। इसमें आपको हुमायूं की क्या होती है, हार होती है। 1530 से लेकर 1540 तक तो वो शासनकाल करता है दिल्ली के ऊपर, और उसके बाद उसका आगे हो जाता है निष्कासित जीवन। कब से कब तक है? 1540 से 1555। आपको यदि पूछ लें कि हुमायूं जो शासनकाल था वो भारत से निष्कासित जीवन कितना बोल सकते हैं, 1540 से लेकर 1555, 15 सालों का था। 15 सालों में जो उसके अंदर जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट है उनके ऊपर हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन, उससे पहले उनकी जो शादी होती है वो 1540 में भारत से भाग जाने के बाद में होती है। तो हुमायूं ने 29 अगस्त 1541 ईस्वी को हिंदाल उसका छोटा भाई था, उसके गुरु थे मीर अली अकबर जामी, और उनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम से उन्होंने क्या किया था, शादी की थी। याद रखना, हमीदा बानो बेगम जो कि अकबर की माता थी। हुमायूं के बाद में जो अगला उत्तराधिकारी होगा वो आपका अकबर ही होगा। हमीदा बानो बेगम, उनके पिता का नाम क्या था, मीर अली अकबर जामी। वो किसके गुरु थे, उनके छोटे भाई हिंदाल के गुरु थे। और उसे हुमायूं ने क्या की, शादी की। और उसके साथ में 1542 ईस्वी में अमरकोट बोल सकते हैं, कहीं नाम उमरकोट भी आता है। उमरकोट के किले में किसका जन्म होता है, अकबर का, जो हुमायूं के बाद में आगे दिल्ली का शासक बनता है, भारत का सबसे ताकतवर मुगल शासक बोल सकते हैं आपका। और उस समय आपके उमरकोट के शासक या अमरकोट के शासक थे राजपूत शासक राणा राव सिंह ने। राणा राव सिंह ने ही उसको क्या दी थी, शरण दी थी। क्वेश्चन आता है कि जैसे ही कन्नौज के युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की हार होती है और उसको यहाँ से भागकर जाना पड़ता है, तो उसको शरण किसने दी थी, किस राजपूत शासक ने उसको शरण दी थी? तो वो राजपूत शासक थे आपके राणा राव सिंह। कौन थे? राणा राव सिंह, जो कि अमरकोट वर्तमान में आपका पाकिस्तान में पड़ता है आपका। और अमरकोट के किले में किसका जन्म हुआ था, अकबर का। अकबर के माता की बात करें, माता का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी, अली अकबर जामी, मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। और मीर अली अकबर जामी जो उनके हुमायूं के छोटे भाई थे हिंदाल, उनके क्या थे, गुरु थे। आगे और चर्चा कर लेते हैं। बैरम खां की बात करते हैं। बैरम खां हुमायूं का सेना नायक था आपका, मंत्री बोल सकते हैं, सेना मंत्री बोल सकते हैं। उनकी सलाह पर उसने ईरान के शासक जिनका नाम क्या आपका, तहमासप। नाम तो कुछ अलग अलग टाइपिंग है, लेकिन हमें तो उनको याद करना पड़ेगा। बैरम खां जो कि हुमायूं का सेना नायक था, उसकी सलाह पर उसने ईरान के शासक तहमासप के दरबार में वो पहुंचा। कौन पहुंचा, हुमायूं पहुंचा। और वहां पर उसने शिया धर्म को स्वीकार करता। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि ईरान के ईरान जहां पर ईरान के दरबार था आपका, जो वहां का शासक था वो था आपका तहमासप। वहां पर हुमायूं ने कौन सा धर्म अपनाया था या स्वीकार किया था, वो आपका था शिया धर्म। और हुमायूं ने तहमासप से संधि कर ली वहां पर, और कांधार पर विजय हासिल कर दी। और उसे जीतने के बाद वो क्षेत्र उसको दे दे, क्योंकि हुमायूं को कांधार क्षेत्र पर, काबुल क्षेत्र पर राज नहीं करना था, उसको तो राज करना था दिल्ली पर, भारत पर राज करना था। आपको पता होगा काबुल और कांधार का क्षेत्र उसके भाई कामरान के पास था। विकट परिस्थितियों में कामरान ने उसका साथ नहीं दिया, तो सबसे पहले उसने अपने भाई को हराया था। कुछ इतिहासकारों का इस प्रकार भी कहना है कि उसने अपने भाई जो उसका छोटा भाई था कामरान, उसकी आंखें निकाल कर और उसको मक्का भेज दिया। और उसका जो छोटा भाई और था अस्करी, उसको भी कुछ दिनों तक जेल में बंद रखा और उसके बाद में उसको भी मक्का की तरफ भेज दिया। अब हम बात चर्चा करते हैं आगे, पुणे भारत विजय।
धीरे धीरे उसने अपना क्षेत्रों को धीरे धीरे पहले उसने काबुल और कंधार के क्षेत्र को जीत लिया, फिर वो पंजाब का क्षेत्र जीतता है, पुनः वो क्या करता है दिल्ली पर शासनकाल कर लेता है। क्योंकि थोड़े टाइम बाद में शेरशाह की मतलब मृत्यु हो जाती है। शेरशाह तो मात्र 5 साल शासन कर पाता है, उसके बाद में जो उनकी आगे के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो ठीक से शासन व्यवस्था चला नहीं पाते हैं और उसका फायदा उठाता है वापिस हुमायूं और पुनः भारत पर विजय करता है 1555 में। तो इससे संबंधित कोई पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। जो पंजाब के शासक थे सिकंदर सूर के सेनापति जिनका नाम था तातार खां को पराजित किया और रोहतास के दुर्ग को क्या किया जीता। किसने? हुमायूं ने। कब जीता? 1555 में। और 1555 से संबंधित और घटना पढ़ लेते हैं हम लोग। ये युद्ध याद रखना आपका। एक तो युद्ध है आपका मच्छीवाड़ा का युद्ध। आपका मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ आपका 15 मई 1555 को और उसने पंजाब पर क्या की? विजय प्राप्त की। किसने विजय प्राप्त की? आपकी हुमायूं ने। जो उसका जो शेरशाह सूर्यवंश का जो हमने बात की थी ना अभी, उसका जो सेनानायक था आपका तातार खां, उसको हराकर उसने मच्छीवाड़ा के युद्ध में 15 मई 1555 को पंजाब का क्षेत्र जीत लिया उसने। और 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद के युद्ध में दिल्ली का जो शासक था उस समय, जिसका नाम था सिकंदर सूर को उसने क्या किया? हराया। जैसे उसको पता चलता है भाई सिकंदर सूर जो कि वो शेरशाह सूरी का वंशज था, उसको पता चला कि हुमायूं भारत में प्रवेश कर चुका है, तो सिकंदर सूर खुद मैदान में उतर जाता है और सिकंदर सूर और हुमायूं के मध्य 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है, जिसके अंदर हुमायूं की वापस जीत होती है और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दिल्ली में वापस क्या कर लेता है? प्रवेश कर लेता है। तो सरहिंद के युद्ध में हार होती है अपने सिकंदर सूर की और वहां पर सूर्यवंश का अपना क्या होता है? अंत होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हुमायूं की मृत्यु की। तो हुमायूं की मृत्यु होती है जनवरी 1556 में और दीन पन्हाई नगर में जो पुस्तकालय है और उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। वैसे भी वो जिंदगी भर लुढ़कता रहा और लुढ़कर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कब कहां पर होती है, कैसे होती है? जनवरी 1556 में दीन पनाह नगर में जो पुस्तकालय था उनकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या होती है? मृत्यु होती है। और जो दीन पनाह में जो पुस्तकालय उसका निर्माण भी हुमायूं ने करवाया था और उन्हीं सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। एक इतिहासकार है जिनका नाम है लेनपुल, ये आपके सामने दे रखा है। इतिहासकार लेनपुल ने कहा कि जीवन भर लुढ़कते रहने के बाद अंत में हुमायूं की मृत्यु लुढ़क कर ही हो गई। जिंदगी भर वो लुढ़कता ही रहा। पहले उसको उसकी राज व्यवस्था शासन व्यवस्था ठीक से चल नहीं पाई। उसका मुख्य कारण था उसने अपने साम्राज्य को बांट दिया, उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई, जिसके कारण उसे हार का सामना करना पड़ा, यहाँ से भागना पड़ा जान बचाकर और वापस वो लड़ते लड़ते झगड़ते वापस दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंचने के बाद में उसकी लुढ़कते वापस पहुंचता है। लुढ़कते उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किस इतिहासकार ने कहा? उसका नाम था लेनपुल, ध्यान रखना। और हुमायूं का जो मकबरा है उसका निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने दिल्ली में करवाया, याद रखना। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी का नाम क्या? हाजी बेगम ने कहां पर करवाया? दिल्ली में करवाया। बेगम का नाम याद रखना, हाजी बेगम। अब हम बात कर लेते हैं हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हुमायूं से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है, उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है उनसे संबंधित 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना की। अभी हमने बात की ना, जो दीन पनाह नगर में जो पुस्तकालय था उसका भी निर्माण उसी ने करवाया था। जो दीन पनाह नगर है उसकी स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने। कब की थी? 1533 में, जब पहले उसका दिल्ली प्रशासन काल था, उस समय उसने दीन पनाह नगर की स्थापना की। हुमायूंनामा, जिसमें हुमायूं का पूरा जीवन परिचय है, उसकी रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि हुमायूं की सौतेली बहन थी। और हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। ये बात ध्यान रखना कि एकमात्र ऐसा मुगल शासक जो ज्योतिष में विश्वास करता था। 7 दिन तक 7 अलग अलग प्रकार के रंगों के वो कपड़े पहनता था। एकमात्र ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो ज्योतिष में विश्वास करता था? वो था आपका हुमायूं। और ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो 7 दिन तक अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था? वो भी आपका था हुमायूं। अलग अलग फेवरेट कलर थे उसके, अलग अलग दिनों के। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था ज्योतिष के अनुसार। ज्योतिष में बहुत ज्यादा वो क्या करता था? विश्वास करता था। और भाइयों में साम्राज्यों को बंटवारा करने वाला एकमात्र मुगल शासक। ये भी आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने भाइयों में बराबर साम्राज्य का विभाजन किया था? तो वो आपका था हुमायूं। ऐसा किसी और ने नहीं किया था, एकमात्र आपका मुगल शासक था। मुगल शासक आगे आगे बहुत आएंगे, अपने भाइयों को मारने वाले होंगे, लेकिन
सबसे पहले अपने पिता की इच्छा को पूरी करने वाला एकमात्र आपका शासक था, जिसका नाम था आपका हुमायूं। ये आपके इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं। जितने भी मेन फैक्ट थे उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? 1533 में हुमायूं ने की। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। और हुमायूं था वो एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था जो किस पर विश्वास करता था? ज्योतिष पर। अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था और भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा करने वाला एकमात्र मुगल शासक आपका कौन था? हुमायूं था। ये था आपका हुमायूं से संबंधित जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने चर्चा कर ली। उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इनके ऊपर क्वेश्चन आंसर की, वन लाइनर और ऑप्शनल क्वेश्चन हुमायूं से संबंधित। जो ये वीडियो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे, बोले तो कल ही अपलोड करेंगे आपके लिए। आज का वीडियो, आज की क्लास हुमायूं के ऊपर जीवन परिचय हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।